अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। इमरान खान ने क्या कहा, मरियम ने क्या जवाब दिया, हुकूमत क्या सोच रही है, मैं ये सारी बातें आज बाद में करूंगी। सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन को कुछ ज़रा सुनाना चाहती हूँ। सुनिए, गौर से सुनिए। कहते थे मेरा लीडर है, मुझे मत रोका करो, मेरा लीडर बुला रहा है। बहुत छोटी है मेरी बेटियां, बहुत छोटी है, मैं नहीं रह सकती है मेरे मियाँ के बगैर। इमरान अंकल, मेरे बाबा की वजह से ये है, मेरे बाबा वापस लाए। हाँ साहब, मेरे भाई ने आपके लिए ही, आपके वीएन के पीछे ही अपनी जान का नजराना दे दिया इस मुल्क के लिए। तो आप हमारे पास आए, मेरी जो बेगम है, मेरी वालदा है, हमारा भाई था, वो हमारे बाप की तरह था। उनकी छोटी बच्चियां हैं, दो उनकी छोटी, तो उनसे आके उनसे प्यार, हम दर्दी का इजहार ही कर देंगे, हमारे लिए वही बहुत है, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये आहें, ये सिस्कियाँ सबके लिए हैं। ये है उस कारकुन की फैमिली जिसने इमरान खान साहब के लिए अपनी जान दे दी है, जिसने तब्दीली के लिए सड़कों पर निकलने का फैसला किया है, जिसने इमरान खान की आज़ादी और गुलामी के बयानिए को सच मान लिया है, जिसने अपने बच्चों का मुस्तकबिल खान साहब की लीडरशिप में देखा है। लेकिन नाज़रीन, उसके दुनिया से जाते ही खान साहब ने उसके घर वालों को पलट कर नहीं देखा। क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसानियत है? मैं समझती हूँ खान साहब, आप नहीं जा सकते, मजबूरी होगी, कोई वजह होगी, कोई गिरफ्तारी का डर हो सकता है। फ़ोन तो कर सकते थे ना, तसल्ली तो दे सकते थे ना, या वो भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि अब ये फैमिली तहरीक इंसाफ के किसी काम की नहीं है। खान साहब प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इस फैमिली को कम से कम एक कॉल तो कर लें। फैसल तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आपकी कॉल से उन्हें हौसला तो मिल सकता है। अब देखिए नाज़रीन कि लॉन्ग मार्च में असलहा ले जाने के हवाले से क्या कहा गया है, ज़रा ये भी सुनिए। ये जो लॉन्ग मार्च वो कर रहा है, आपका क्या ख्याल है कि वो लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ कर रहा है? ये लॉन्ग मार्च वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर। हमारे पास इंटेल है, असला जमा करके रखा है, आंसू गैस के शेल जमा करके रखे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अटैक करने के लिए इन्होंने हर चीज प्लान की हुई। तुम्हें इजाजत नहीं दी जाएगी कोई भी हरकत करने की, तुम्हें पूरी कुव्वत से रोकेंगे, इंशाल्लाह तुम्हें एक्सपोज करेंगे। तमाम एविडेंस जो है वो हमारे पास मौजूद है। वो तमाम बिल्डिंग्स और तमाम जगह और वो होटल जो है वो मार्क कर लिए, कहाँ से ये लोग आए थे और कहाँ पे जो है वो ये ठहरे थे। मैंने आज तजवीज़ रखी है कि इसका मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त दी जाए। अमेरिका को ललकारने वाला लीडर आज गिरफ्तारी के डर से पेशावर के बंकर में छुप के बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को हम कह रहे हैं कि वो वर्डिक्ट दें कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट है वो हमारा हक है या नहीं। वो सुबह इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी जाएगी। खान साहब ने अपने इंटरव्यू में जो कह दिया है वो मौजूए बहस बना हुआ है। काबीना में इमरान खान और वजीर आला केपीके के धमकी आमीज बयानात डिस्कस हो रहे हैं और उन पर मुकदमा दर्ज करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई है। वजीर दाखिला दावा कर रहे हैं कि ऐसे शवाहिद मौजूद हैं उनके पास जिससे पीटीआई तो इनकार नहीं कर सकती। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि इमरान खान ने फसाद करना है तो पाकिस्तान रद्दुल फसाद के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ ने भी फिर आज जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पुलिस तशद्दुद की वीडियोस दिखाई हैं और मामले को आलमी सतह पर उठाने का ऐलान किया है। असलहे के एतराफ़ के बाद खान साहब के लिए सुप्रीम कोर्ट से लॉन्ग मार्च की इजाज़त मांगना कितना मुश्किल हो जाएगा कि आप खुद एतराफ़ कर रहे हैं। रियासत के खिलाफ असलहा उठाने वालों की सज़ा क्या है, हुकूमत इस बयान को कैसे इस्तेमाल कर सकती है, बात करने के लिए मुझे सेनेटर आसिफ करमानी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम सलाम, शुक्रिया किरण बीबी। अब आसिफ साहब, तहरीक इंसाफ ने कल लॉन्ग मार्च से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करने का ऐलान किया है। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया सर, तो फिर हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का जो ख़मीर है वो ही
घेराओ, जलाओ, मारो, मार दो की सियासत से उठा है। और अगर हम 2014 की बात ना भी करें तो इस लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं जिस पर के 20 लाख और 25 लाख लोग लाने का दावा किया गया था। और उसके बाद फिर पीटीआई के लोगों के, रहनुमाओं के, बशमूल शेख रशीद के और इमरान खान और इनके सारी पार्टी के लोगों के आपके बयानात आपके सामने कि जी ये खूनी मार्च होगा, ये घेराव, ये जला देंगे, मार देंगे। आप मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान का जो मसला है वो ये घेराओ, जलाओ, मार दो, कर दो? कौन मरता है, कौन मरा है, कौन शहीद हुआ है? आज जाके देखे ना उस कांस्टेबल को जिसके सीने में गोली मारी गई। आज उसकी मासूम 11 साल की बच्ची, उसके छोटे 7-7, 6-6 साल के बच्चे सवाल करते हैं। और आज ऐसे आपने भी अपने इंट्रो में बोला कि वो कारकुन जो पीटीआई का है, मुझे उससे भी हमदर्दी है क्योंकि वो गरीब था, वो मिडिल क्लास के लोग थे और उनको, उनकी जानों को यहाँ ज़ाया कर दिया गया। क्या पाकिस्तान इसलिए बना था? मैं समझता हूँ कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान जिस गरीब और मिडिल क्लास के लिए बनाया था उसी का यहाँ कत्लेआम किया जा रहा है, कभी लॉन्ग मार्च के नाम पर, कभी किसी दूसरी चीज़ के नाम पर। पाकिस्तान का मसला ये नहीं है। और इमरान खान साहब, मैं बड़े अदब से अर्ज़ करने लगा हूँ कि जिस रास्ते की तरफ चल पड़े हैं, ये रास्ता जो है ये तबाही और बर्बादी का रास्ता है। उन्हें अगर अपनी सियासत करनी है, सियासत ये नहीं है, जैसे देखें ना उस दिन बीबी मैं इस्लामाबाद में था, मुझे ऐसा लगा जैसे तारीख में मैंने पढ़ा था कि वो पर्शिया का बादशाह था नादिर शाह, बड़ा मशहूर है कि उसने दिल्ली में बड़ी कत्लो गारत की थी। तो इस्लामाबाद को तो इन्होंने उस दिन रात कत्लो गारत कर दी। ये जो 4-5 जानों का मुख्तलिफ जगहों पर नुकसान हुआ है, इसका कौन जिम्मेदार है? जी जी, आज उनके बच्चे सवाल करते हैं। करमानी साहब, वजीर दाखिला के पास सारे एविडेंसेस मौजूद है ना सर, वीडियोस मौजूद हैं, जो डिस्कस भी हुआ कैबिनेट में, फिर खान साहब ने जो बयान दे दिया वो भी डिस्कस हुआ, धमकी आमेज बयानात भी डिस्कस हुए। तो सर फिर उसके बाद अब ये तजवीज़ सामने आ रही है कि इस पे मुकदमा दर्ज करें। तो सर ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ये सिर्फ एक बयान है, या वाकई मुकदमा दर्ज होगा भी? क्योंकि इससे पहले भी जब लॉन्ग मार्च की कॉल हो रही थी उस वक्त भी पता चला कि जी अडियाला जेल की सफाइयाँ हो रही हैं, खान साहब को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन हुकूमत की हिम्मत नहीं हुई उन्हें गिरफ्तार करने की। देखिए, गुजारिश ये है कि जो ये लॉन्ग मार्च हुआ, किरण बीबी, इनके साथ चंद हज़ार लोग थे, कोई 4,000, 5,000, 6,000 लोग होंगे। बाकी जो ये लाखों कहते हैं, मुझे लगता है उन्होंने तो फिर सुलेमानी टोपियां पहनी होंगी ना। ये एक नाकाम लॉन्ग मार्च था। लेकिन हुआ क्या कि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला था, ये ऑब्जर्वेशन कह ले, उसका कतई नाजायज़ फ़ायदा उठाया। इनको रोकना कतई कोई मुश्किल काम नहीं था। ये चंद हज़ार लोग थे और इनको बड़ी आसानी से रोका जा सकता था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि जी पुलिस विड्रॉ कर ली जाए, इनको आज़ादाना अंदर आने दिया जाए, और इनके फिर हौसले बढ़े। और इमरान खान साहब ने बावजूद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के कि उन्होंने एक जगह मुख्तस कर दी थी जी, उन्होंने लोगों को सारा दिन टीवी पर बोलते रहे कि जी आप डी चौक पहुँचे, डी चौक पहुँचे, और खुद वहाँ नहीं आए। क्यों? उनका मकसद ये था कि वो चंद लाशें लेना चाहते थे, और उसमें वो ज़रूर लॉन्ग मार्च तो नाकाम हुआ, लेकिन लोगों की कीमती ज़िंदगियाँ चली गईं। अब इस वक्त उन्होंने एक दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की हुई है, और मैं उम्मीद करता हूँ, चूँकि देखिए इमरान खान साहब ये हुकूमत पर हमलावर नहीं है, ये गलत फहमी है, वो रियासत पाकिस्तान पर हमलावर हुए हुए हैं। लोगों की जिंदगियां जीर्ण हो जाती हैं। सर बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। मुझे ये बताइए करमानी साहब, सर मौदबाना गुजारिश आपसे, ये बताइए कल खान साहब की जो डेडलाइन है वो खत्म हो रही है, 6 दिन पूरे होने जा रहे हैं। अब ग्राउंड पर सर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तो ऐसी वैसे कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही कि वो दोबारा किसी लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने भी तो 5 रुकनी कमेटी बनाई थी। तो सर कोई मुज़ाकरात वगैरह हो रहे हैं हुकूमत के दरमियान, पीटीआई के दरमियान, के ये जो अगला लाएअमल है वो पीटीआई उसके ऊपर ना जा पाए? सर देखिए, जो लोग रियासत के खिलाफ असला उठा लें और बरमला, उन्होंने ये कहा कि जनाब मैं इसलिए एक एक्सक्यूज उन्होंने दिया इमरान खान साहब ने कि मैं इसलिए वापस चला गया
कि हमारे लोग यानी उनके लोग जो थे लॉन्ग मार्च वाले वो मुसल्ला थे, उनके पास असलहा था। तो मुझे ये बताइए कि जिसके पास असलहा होगा क्या आप उससे मुज़ाकरात करेंगे? क्या अगर ऐसी ही बात थी तो ये जो फौज ने फिर रद्दुल फसाद ऑपरेशन किया, ज़रबुल अज़ब ऑपरेशन किया, फिर आप उनसे भी उस वक्त मुज़ाकरात कर लेते पकड़ के। यहाँ जानों के नजराने शोहदा ने दिए, फौजी शहीद जवान हुए, पुलिस के अफसरान शहीद हुए, रेंजर्स के हुए, करमानी साहब यहाँ थोड़ा सर, यहाँ थोड़ा हौसला रखें सर। जिनके खिलाफ वो वाले सारे ऑपरेशंस हुए वो कौन लोग थे और ये सारे कौन लोग हैं सर? ये पाकिस्तानी है ना जो खान साहब का बयानिया सुनकर उनके पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहे हैं सर। वो चाहे 1000 आए चाहे 2000 आए, लेकिन है तो सारे पाकिस्तानी ही ना सर। सर मुहिब्बे वतन लोग हैं सर, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचते हैं। लेकिन जो शख्स पाकिस्तान में अफरा तफरी अनारकी फैलाना चाहेगा, जो रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहेगा, कम अज़ कम मैं उसको मुहिब्बे वतन नहीं समझूंगा। आपको सियासत करें, आप दहशतगर्दी मत फैलाएं इस मुआशरे में। आप एक तरफ तो असेंबलियों से आप इस्तीफे दे देते हैं और मुराद अभी तक ले रहे हैं, अभी तक आपने सरकारी रिहाइशगाहें खाली नहीं की, गाड़ियां आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दफातर तनख्वाहें आप ले रहे हैं। आप करना क्या चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ? आप इस मुल्क के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। आप 22 करोड़ अवाम के खिलाफ एक कल्ट है, एक गिरोह है, एक जत्था है जिसने इस मुल्क को 22 करोड़ अवाम को यरगमाल करना चाहता है, रियासत पाकिस्तान को यरगमाल करना चाहता है। तो क्या इसकी इजाजत दी जा सकती है? आप खुद फरमाइए जी। कितनी लाशें आप और चाहिए? कितनी लाशें गिराना चाहते हैं? और फिर इनके चीफ मिनिस्टर जो हैं, आपने सुना उनका बयान। अब अल्लाह रहम फरमाए सर, अल्लाह रहम फरमाए। बिल्कुल पाकिस्तान ना मुतामिल हो सकता और ना एक जान भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मुझे ये बता दीजिए सर, आपकी लीडरशिप मुसलसल आपकी तरफ से ये बयानात आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं कि जिन लोगों ने असेंबली से बरमला इजहार किया, बताया उन्होंने कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं, उनके रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो सर शाह महमूद कुरैशी हो गए, इमरान खान साहब उसमें शामिल हैं, फवाद चौधरी साहब उसमें शामिल हैं, शेरी मज़ारी साहिबा उसमें शामिल हैं। तो ये अभी तक इलेक्शन कमीशन को लिखा क्यों नहीं गया इनकी सीट्स के बारे में सर, इनके इस्तीफे के बारे में सर? किरण बीबी, उसका एक आइन में बड़ा वाज़िया तरीक़ाकार है और ये हरकत इन्होंने पहले भी ये शरारत की थी। ये बड़े ज़रूरत से ज़्यादा होशियार लोग हैं, दरअसल बनते हैं ये। आइन में ये लिखा है कि कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो है अगर वो इस्तीफ़ा देगा तो वो अपने हाथ से लिखकर इस्तीफ़ा देगा और वो स्पीकर के नाम या सेनेट के चेयरमैन की सूरत में उसके नाम लिखा जाएगा और फिर स्पीकर उसको फर्दन बुला के तस्दीक करेगा। ये पहले भी इन्होंने ये ड्रामा किया था, 2014 में इस्तीफे दे दिए थे। और लेकिन ये जाए ना, स्पीकर के पास पेश हों, फर्दन जाएं और कहें कि हाँ जी ये हमारा इस्तीफा है, नहीं तो हाथ से लिख के दें। ये एक आईनी बंदिश है, वो जब तक पूरी नहीं होती, ये वहाँ पहुँच कर नहीं, जब तक इन पर्सन अपने रेजिग्नेशन टेंडर करते स्पीकर को, उस वक्त तक तो वो कबूल नहीं किए जा सकते। तो इनको अब इतना अरसा हो गया है रिज़ाइन किए, और रिज़ाइन इन्होंने कलेक्टिव दे दिए पकड़ के और अपनी पार्टी के एक चीफ विप के या किसी के हवाले कर दिए पकड़ के। तो दरअसल ये अच्छा, फिर उधर से ये KPK की गमड़ भी नहीं छोड़ते। भाई आप इस सिस्टम के खिलाफ हैं, आप इस निज़ाम को तब्दील करना चाहते हैं, लेकिन आप इक़्तिदार से भी चिमटे रहना चाहते हैं। आप मुराद भी ले रहे हैं, आप तनख्वाहें भी ले रहे हैं, आप जहाज़ों में गुलछरे भी उड़ा रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? हो क्या रहा है? दरअसल पाकिस्तान को, किरण बीबी मुझे एक आधा मिनट दीजिए, पाकिस्तान के जो रियल इश्यूज हैं यानी आप ये कह रहे हैं सर कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान है वो हाथ से इस्तीफा लिखकर नहीं देंगे तब तक इलेक्शन कमीशन को लिखा नहीं जा सकता और तब तक इनके रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते। लेकिन मेंबर्स, टीम मेंबर्स, आप ही की लीडरशिप कह रही है कि जी इनके रिजाइन एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, तो फिर वो कैसे होगा जो आपने आइन की शिक बताई? ये भी एक बड़ा सवाल रह जाएगा। करमानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ ने नाज़रीन पंजाब में डाल दिए हथियार, जल्द इलेक्शन और वज़ीर आला पंजाब को घर भेजने का नारा लगाने वाले पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। यानी कि तहरीक इंसाफ ने मान लिया है कि हुकूमत गिराना और फिलहाल इलेक्शन करवाना उनके बस की बात नहीं है। पंजाब में ऑपोजिशन लीडर के लिए भी उस्मान बुज़दार और राजा बिशारत के नाम फेवरेट हैं। दूसरी तरफ
पंजाब में नए गवर्नर बलीगुर रहमान, इनका ओहदा संभालने के चंद घंटे बाद ही वज़ीर आला हमजा शहबाज की 8 रुकनी कैबिनेट ने भी हलफ उठा लिया है, जिसके फ़ौरन बाद हुकूमत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और मुतल्लिका हुक्काम के खिलाफ घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। महकमा एंटी करप्शन ने मुल्तान, DG खान, भावलपुर के तरक्याती मनसूबों के रिकॉर्ड कब्जे में ले लिए हैं। उस्मान बुज़दार और मुतल्लिका हुक्काम को आइंदा चंद रोज़ में समन जारी करने का भी इम्कान है। बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं साबिक वज़ीर क़ानून हैं, साबिक वज़ीर क़ानून पंजाब हैं, राजा बिशारत साहब। बहुत बहुत शुक्रिया राजा बिशारत साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। मिनॉरिटी की सीट्स हैं बिशारत साहब, सर मुझे ये बताइए, क्या तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली में बाकायदा अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का फैसला कर लिया है? ये ऐसे है कि चूंकि कल कैबिनेट बनी है और 6 तारीख को हमारा इजलास जो है वो भी मुतवक्किल है, तो जितना अरसा भी इस गवर्नमेंट में चलना है तो इस दौरान अगर असेंबली का इजलास होगा तो भरपूर तरीके से हम अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। या मैं ये जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त हुकूमत के लिए कोई इतनी आसानी नहीं होगी काम करने में, क्योंकि एक तो इसी महीने में इन्होंने, अगर ये हुकूमत रहती है, बड़ा सवालिया निशान है कि अगर ये हुकूमत रहती है तो इन्होंने फिर बजट भी पास करवाना है और बजट के अलावा डे टू डे जो बिजनेस है उसको चलाने के लिए भी एक इन्हें जो मेजॉरिटी हाउस में है वो चाहिए होगी, जो कि इनके पास नहीं है। अगर आइंदा आने वाले चंद दिनों में हमारे जो मिनॉरिटी की सीट्स हैं, जिनमें 3 ख़वातीन हैं और 2 हमारे मिनॉरिटी के मेंबर्स हैं, स्पेशल इंटरेस्ट की सीटें जो 5 हैं, उनका इलेक्शन कमीशन की तरफ से अगर नोटिफिकेशन हो जाता है तो फिर अमलन जो है चीफ मिनिस्टर जो है वो अपनी मेजॉरिटी हाउस में खोल देंगे। बिशारत साहब, तहरीक इंसाफ तो सर वजीर आला को घर भेज रही थी, इलेक्शन करवाने के लिए मुहिम चला रही थी। लॉन्ग मार्च के बाद क्या आपको एहसास हो गया कि फिलहाल मुमकिन नहीं है ये? नहीं, मैं इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करूंगा कि जो पहले हमारा मौक़िफ़ था और वो मौक़िफ़ हमारा बेस था अदालती फैसलों पर, हम अदालत से इस बात की तवक्को कर रहे थे कि हमें वहां से रिलीफ मिलेगा। मैं समझता हूँ कि आज भी जो इशू हमारा अंडर कंसिडरेशन है विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, अगर आज भी वो हमारे लोगों को नोटिफाई कर देते हैं तो इनकी अक्सरियत का मामला वहीं पे खत्म हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि असेंबलियों में वापस जाने का जो ताल्लुक है, अब इसमें इशू ये है कि इस्लामाबाद में हमारे इस्तीफे दिए और आज तक वो इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए, बल्कि उनको लिंगर ऑन किया जा रहा है। इसी तरह अगर पंजाब में हम कल मुस्तफी हो जाते हैं तो ये हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे और उनको लिंगर ऑन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह इस्लामाबाद में तकरीबन 150 लोग जो मुस्तफी हुए हैं, उन सीटों पर ये बाय इलेक्शन किसी सूरत में गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। इसी तरह अगर पंजाब में हम मुस्तफी हो जाते हैं, 170 के करीब लोग हैं हम, 170 से ज्यादा लोग हैं हम, तो यहाँ पे भी ये बाय इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते। बिशारत साहब, उस्मान बुज़दार का और आपका नाम अपोजिशन लीडर के लिए लिया जा रहा है। सर, खान साहब से कोई मुलाकात हुई है आपकी या कोई बात हुई है इस हवाले से? देखिए, मेरी अभी रिसेंटली नहीं हुई, कुछ दिन पहले हुई थी और रिसेंटली अभी मेरी मुलाकात होनी है, तो मुलाकात में इंशाअल्लाह ताला इस मसले पर गौर किया जाएगा और मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो भी पार्टी कायद का फैसला होगा वो काबिल कबूल होगा। ना मैंने अपनी जात के हवाले से मैं अर्ज करना चाहूंगा कि ना मैंने ख्वाहिश का इजहार किया और ना ही मैं कैंडिडेट हूँ। उस्मान बुज़दार साहब हमारे लीडर ऑफ द हाउस रहे हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो लेकिन ये फैसला फिर मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि ये फैसला जो इमरान खान साहब का है। बिशारत साहब, हुकूमत का उस्मान बुज़दार के जुनूबी पंजाब के तमाम सूबों में सर करप्शन पर कार्रवाई का फैसला किया है हुकूमत ने, एंटी करप्शन ने काम भी शुरू कर दिया है, तो तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या होगी अब? पहली बात तो ये है कि मैं, चूंकि
मैंने उस्मान बुज़दार साहब के साथ काम किया है, मैं उनकी टीम का हिस्सा था, तो मैं तो बाकायदा मैं समझता हूँ कि वाज़ेह अल्फाज में इस बात की तरदीद करूँगा कि उस्मान बुज़दार साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसके लिए उनके खिलाफ मुकदमात बनाए जाएं। लेकिन अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर कोई शौक पूरा करना चाहता है तो 100 दफा शौक पूरा कर ले, हम इन चीजों को डिफेंड करेंगे। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि उस्मान बुज़दार साहब हमारे लीडर ऑफ द हाउस और हमने उनकी टीम के तौर पर काम किया और इंशाअल्लाह ताला उनकी टीम के तौर पर ही उनको हम डिफेंड भी करेंगे और उनके साथ खड़े भी हैं। सर वैसे आप लोगों की अगली डेडलाइन कल खत्म हो रही है, लेकिन पंजाब से लॉन्ग मार्च में लोग बाहर क्यों नहीं निकले सर? जनूबी पंजाब की क़यादत खासकर उस्मान बुज़दार साहब कहीं नजर नहीं आए, क्यों सर? जो आपने फरमाया कि इस पे अखबारात में भी इस हवाले से खबरें आई हैं और जहाँ तक मेरी मालूमात है, क्योंकि मैं तो इस वक्त इस्लामाबाद में, कल शाह महमूद कुरैशी साहब लाहौर तशरीफ ले गए थे और लाहौर में उन्होंने कुछ हमारे जो सीनियर अरकान हैं उनकी मीटिंग भी रखी हुई थी, तो वहाँ पे इस इशू पे बात हुई होगी। लेकिन जहाँ तक बाहर ना निकलने की बात है तो मैं समझता हूँ कि जो उस पुलिस का रवैया था, ये जिस तरह पुलिस की तरफ से तशद्दुद किया गया और जिस तरह बेदरे आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज और फायरिंग, मैं समझता हूँ कि इतना तशद्दुद रवैया पुलिस का जितना था, उन हालात में निकलना कारकुनों के लिए वाक़ईतन मुश्किल था। अब आप लाहौर से एक जुलूस लेके निकलते हैं तो घर से निकलते ही आपको पहले कंटेनर रिमूव करने पड़ जाते हैं और फिर हर 10 किलोमीटर के बाद कंटेनर लगे हुए हैं उनको रिमूव करें, तो जुलूस इस तरह फिर, या मैं समझता हूँ कि मॉब जो है इकट्ठा ना, तो इसलिए ये कारकुनान के लिए मुश्किल था और मैं नहीं समझता कि इसका किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, क्योंकि किसी इसमें कोई बदनीति का अमल शामिल नहीं। बिशारत साहब, सर इमरान खान साहब का शाह महमूद कुरैशी को पंजाब भेजना साबित करता है कि खान साहब को पंजाब की क़यादत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर एक और बात कही जा रही है कि शफ़कत महमूद की जगह शाह महमूद को दी जा रही है, तो क्या फैसला हो गया है ये? नहीं, मेरे नोटिस में नहीं है, लेकिन मैं फिर ये अर्ज करना चाहूंगा कि किसी एक शख्स को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। जो उस दिन सूरत हाल थी वो मजमूई तौर पर ये सूरत हाल थी और ये सिर्फ लाहौर की नहीं थी, ये पूरे पंजाब में ये सूरत हाल थी। इवन ये कि KPK से जो बड़ा जुलूस या बड़ा काफिला इमरान खान साहब के साथ आया है, उस काफिले ने भी बेशुमार रुकावटें जो है वो अबूर करके पहुंचा है, क्योंकि वहाँ पे मैन पावर ज्यादा थी, उनके साथ लोग ज्यादा थे, तो वो मैनेज कर सके रुकावटों को दूर करना। तो पंजाब में अगर कहीं नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ कि इसका पार्टी की सतह पर इसको देखा जा सकता है कि कहाँ पे अगर इंतजामी तौर पर कोई या किसी जाति कोताही की वजह से ऐसा हुआ वो देखा जा सकता है। सही, बहुत शुक्रिया आपका राजा बिशारत साहब। प्रोग्राम में तो एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। मुल्क में पेट्रोल की कीमत तारीख की इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। सियासी क़यादत को जो पेट्रोल अपोजिशन में बैठकर महंगा लगता था, अब हुकूमत में आकर उसकी कीमत बढ़ाना मजबूरी बन गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पेट्रोल महंगा होने को आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने की वजह करार देती थी। मौजूदा हुकूमत कीमतों में इजाफे को IMF से मुआहदे का शाखसाना करार देकर उसे भी PTI हुकूमत के सर डालती है। नहीं गुजरे कि 30 रुपए इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं तेल की, जबकि हिंदुस्तान उन्होंने अपनी कीमतें कम कर दी हैं, क्योंकि उन्होंने रूस से तेल 30% कम पे इंपोर्ट किया, जो हमने रूस से नेगोशिएट कर लिया था। हमाद अजहर जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उन्होंने खत अपना दिखाया है कि हमने उनसे 30% कम पे, यानी हमने उनको डिस्काउंट पे उनसे तेल लेने का मुआहदा कर लिया था।
अच्छा जी, अब खान साहब अपनी हुकूमत जाने के बाद कौम को सस्ता पेट्रोल हासिल करने का रास्ता खूब दिखा रहे हैं। इमरान खान साहब बार बार दावा कर रहे हैं कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद कर कीमतें कम कर चुका है। ये आधी हकीकत है और आधा फसाना है। खान साहब मामले का सिर्फ एक रुख अवाम के सामने पेश कर रहे हैं। भारत ने रूस से तेल की खरीदारी में इजाफा तो किया है, लेकिन भारत अब भी सिर्फ अपनी कुल ज़रूरियात का सिर्फ और सिर्फ 10% ही रूस से खरीद रहा है और उसे पेट्रोल सस्ता करने के लिए टैक्स को कम करना पड़ा है। इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं माहिर माशी उमूर हैं खाकान नजीब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक। सर ये बताइए, पाकिस्तान ने हाल ही में पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है जबकि भारत में पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है। भारत अपनी ज़रूरियात का सिर्फ 10% तेल ही रूस से खरीद रहा है और क्या मुमकिन है कि रूसी तेल की वजह से वहाँ कीमतें कम हुई हों? देखें, कुछ तो जो रशियन ऑयल है उसकी जो इंपोर्ट है वो सस्ते दाम हो सकती है, पर जो भारत ने इस दफा कमी की है उसकी मेन वजह जो है वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का कम होना है। उन्होंने 24 रुपए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की। इससे उनके बजट पे तकरीबन $12.5 अरब का खसारा हो जाएगा और उसके लिए उन्होंने नई बोरोइंग कर रहे हैं वो। सो मेन वजह तो ये है, पर 10% तक वो जरूर ले रहे हैं रशिया से तेल। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में तेल की कीमत इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो $123 पर बैरल पे चली गई है। अब ये एवरेज $75-80 पर बैरल हुआ करती थी। द होल वर्ल्ड इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस। और दुनिया ने और किस्म के भी मेजर्स बहुत से ले लिए हैं। सिर्फ तेल की इनपुट को सस्ता करना जो है वही एक चीज नहीं है। पाकिस्तान और बहुत कुछ कर सकता है जो कि हम नहीं कर रहे। सही। अच्छा, अब इमरान खान साहब मुसलसल ये कह रहे हैं कि वो रूस से सस्ते तेल की खरीदारी का मुआहदा करने जा रहे थे। उनकी हुकूमत की जानिब से लिखा गया एक खत भी मंजर आम पर लाया गया था, लेकिन रूस की जानिब से इस पर कोई रद्द अमल नहीं दिया गया। हुकूमत भी कह रही है कि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है। तो आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए, ऑफ कोर्स रूस से एक बात तो शुरू हुई थी कि जी हम ये करना चाहते हैं, पर उस पर फिर कोई जो फॉलो अप हमारे एम्बेसडर वहां पे जो हैं मुइन साहब उन्होंने भी किया, पर अभी तक कोई चीज MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या उस शक्ल में नहीं आई। बट अब आप करंट हुकूमत को देखें तो वीट का अभी जो एक कोशिश हो रही है कि रूस से बायलैटरली वीट खरीद ली जाए। तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही ये चीज ऑफ द रेडार है। अब अगर आप वीट खरीदना शुरू करेंगे तो आगे रशियन ऑयल की भी बात हो सकती है। बट उसकी पहले हुकूमत ने सोचा बार्टर में पेमेंट की जाए, यानी कि उनसे गुड्स एक्सचेंज किए जाए। अब किसी और तरह पेमेंट की जा रही है बिकॉज रशियन जो सैंक्शंस हैं जो दुनिया ने लगाए हैं, उसके बाद याद रखें जो स्विफ्ट पेमेंट है जो एक दुनिया का निजाम है पेमेंट का, उसमें एक डिफिकल्टी आ रही है। सो इट इज नॉट दैट इजी। बट अभी देखें, अगर वीट पे काम हो जाता है तो देन वी कैन थिंक ऑफ रशिया सेलिंग अस ऑयल एज वेल। नजीब साहब, ये प्रोसेस गुजर जाता है, पाकिस्तान रूस से तेल की खरीदारी का मुआहदा कर भी लेता है, तो सर क्या पाकिस्तानी रिफाइनरी इतनी कैपेबल हैं कि वो इसको प्रोसेस कर सकेंगी इस ऑयल को? देखिए, मेनली तो जो इंडियन प्रोडक्ट है, इफ आई एम टोल्ड करेक्टली, तो वो तो फिनिश्ड प्रोडक्ट ही आ रही है। तो पाकिस्तान में भी हो सकता है कि फिनिश्ड प्रोडक्ट ही आए। और ये याद रखिए कि पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और जो हमारा सेल्स टैक्स है वो 0 है। सो गुंजाइश हमारे पास तेल की कीमतें कम होने की बहुत कम है। अगर ये तेल की कुछ इनपुट आ भी जाती है और अगर सस्ते दामों पे भी आ जाती है, हम थोड़ी देर के लिए ये ले भी लें, तो वो 5 से 8% जो है वो टोटल प्राइस को बहुत कम करेगा। अभी भी डीजल की कीमत में 56 रुपए बढ़ने हैं, अभी भी पेट्रोल की कीमत में 17 रुपए बढ़ने हैं। और ये जो आपको मैं सामने जो हम रख रहे हैं तखमीना, ये मई का है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, जरा इस कंफ्यूजन को क्लियर करें ना कि हम इतने कैपेबल भी हैं कि अगर हम रूस से ऑयल ले भी लेते हैं तो पाकिस्तान उस बेस पर पाकिस्तान में तेल की कीमत को कम किया जा सके। सर
देखिए वो तो डिपेंड करेगा ना कि अगर आपने लेट से पाकिस्तान की टोटल सेल 100 है तो उसमें से कितना परसेंट जो है आप रशियन ऑयल कर सकते हैं। जो दूसरी बात है ये याद रखिए कि ये OMCs बिड करके शायद नहीं खरीद सकेंगी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं। इसमें ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का जो रोल है बड़ा कलीदी होगा बिकॉज ऑफ ऑल द पेमेंट डिफिकल्टीज सैंक्शंस की वजह से। सो ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है, ये ऐसे नहीं है कि कल ही हो जाएगा या फौरी तौर पे हो जाएगा। सो अभी तो हमें उसी इंटरनेशनल मार्केट के साथ चलना है जिसके साथ हम चल रहे हैं और जिसकी कीमत का पास थ्रू आप मुल्क में देख रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खास प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। में 230 एम्बुलेंस जदीद, पहली के 50 एम्बुलेंस यहाँ पर आ चुकी हैं। और इसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं और ये किस तरह काम करेंगे हम आपको बता दें। इसमें मेडिकल से लेस एडवांस चीज़ें हैं, पोर्टेबल वेंटिलेटर है इस गाड़ी में हमारे पास। We'll get 230 ambulances, out of which 50 will be on the roads from today. After today, we'll get 40 ambulances each month, and by October, I believe we'll have the complete fleet. तो नाज़रीन गिरामी, पंजाब के 18 साल बाद सिंध हुकूमत ने भी सूबे में पहली जदीद एम्बुलेंस सर्विस रेस्क्यू 1122 का आगाज़ कर दिया है। इब्तदाई तौर पर 230 में से 50 एम्बुलेंसेस कराची में चलेंगी। सिंध हुकूमत की रेस्क्यू सर्विस के तहत KMC के अस्पतालों में फौरी तिब्बी इमदाद के सेंटर्स भी कायम होंगे। शहर के 5 मकामात के अलावा हाईवेज़ और अहम शाहराहों पर भी रेस्क्यू सेंटर्स बनाए जाएंगे। इस पर बात करने के लिए तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा, सबसे पहले तो देर आयद मुबारकबाद इसके लिए आपको। कराची में रेस्क्यू 1122 की सर्विसेज क्या आज से ही मुकम्मल तौर पर शुरू कर दी गई हैं? इब्तदाई तौर पर 50 एम्बुलेंसेज वर्किंग में होंगी, ऐसे ही है? सूबा सिंध में कराची शहर के अंदर 60 एम्बुलेंसेस सिंध रेस्क्यू सर्विस के नाम से और ठट्टा सजावल में 25 एम्बुलेंसेस सिंध हुकूमत ऑलरेडी चला रही थी, यानी कि ये 85 एम्बुलेंसेस थी। सिंध गवर्नमेंट का ये पर्सपेक्टिव था, वज़ीर आला सिंध का ये पर्सपेक्टिव था कि ये जो 85 एम्बुलेंसेस हैं नेचुरली नाकाफ़ी हैं कराची शहर के लिए भी और पूरे सूबे के लिए। तो फ़ैसला ये किया गया कि सर्विस को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, जिसमें फ़ैसला ये हुआ कि पहले फ़ेज़ में हम 230 नई एम्बुलेंसेस को प्रोक्योर करेंगे, जिसमें से 50 एम्बुलेंसेस हमारे पास आ चुकी हैं और हर महीने इंशाल्लाह 40 एम्बुलेंसेस मज़ीद हमको मिलती रहेंगी। इस सर्विस के तहत फ़र्स्ट फ़ेज़ में कराची में हम एम्बुलेंसेस चलाएंगे और सेकंड फ़ेज़ में इंशाल्लाह कराची से एक्सपैंड करके सिंध के बाकी अज़ला के अंदर इसको सर्विस को यकीनी बनाया जाएगा। और हमारा टारगेट ये कि तमाम इम्पॉर्टेंट सड़कों पे, तमाम इम्पॉर्टेंट शाहराहों पे, हाईवेज़ पे 50-50 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर ये एम्बुलेंस मौजूद होगी, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, उस पेशेंट को अटेंड करने के लिए, उस शख्स को अटेंड करने के लिए। क्यों सर्विस मुकम्मल तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट होगी या कुछ चार्जेस वगैरह लिए जाएंगे, ये वाजे कर दीजिए, क्योंकि कहीं इसके नाम पर भी फिर लोगों को लूटना ना शुरू हो जाए ना। एब्सोल्युटली फ्री होगी और इसकी तमाम के तमाम अखराजात जो हैं वो हुकूमत सिंध बर्दाश्त करेगी और किसी शहरी से कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे इस सर्विस के हवाले से। अच्छा, ये कराची के कितने मकामात पर इसके सेंटर्स बनाए जा रहे हैं और क्या इसमें मजीद फिर एम्बुलेंसेस भी ऐड होंगी? देखिए, इस वक्त जैसे मैंने बताया 60 एम्बुलेंसेस जो चल रही हैं उसके मुख्तलिफ मकामात पर सेंटर्स हैं। अब हमने कराची की इम्पॉर्टेंट जो आर्टरीज़ हैं, शाहराएँ, उसके ऊपर KMC ने 1122 को इजाज़त दे दी है। वो सेंटर्स बन रहे हैं और वहाँ पर इन एम्बुलेंसेस को प्लेस किया जाएगा ताकि बासानी डिफरेंट जगहों पे ये पहुँच सकें। और इसके साथ साथ 5 हमारे मुख्तलिफ हस्पतालों में इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिसमें पहला इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में लांढी के अंदर होगा, जिसका फॉर्मली बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया जाएगा। और इसी तरीके से आइंदा चंद हफ्तों में बाकी 4 अस्पतालों के अंदर भी ये इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर्स मुकम्मल। मुझे बताइए, फाइनेंस कौन कर रहा है?
क्या तमाम अखराजात सिंध हुकूमत खुद उठा रही है, और क्या तखमीना लगाया गया माहाना अखराजात क्या होंगे, एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे? के तमाम अखराजात जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध कर रही है, लेकिन हमने ये फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट है, हमने कर्जा लेके वर्ल्ड बैंक से इस प्रोजेक्ट को यकीनी बनाया है, लेकिन तमाम जो इसकी रीपेमेंट है कर्जे की वो हुकूमत सिंध पे करेगी। और जितनी भी ऑपरेशनल कॉस्ट है, लोगों की तनख्वाहें वगैरह देना है स्टाफ की, वो तमाम की तमाम अखराजात जो हैं वो हुकूमत सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट वही बेयर करेगी। बिल्कुल ठीक है। ये कि 1122 की सर्विस किन किन हालात में इस्तेमाल हो सकेगी? जिस भी शख्स को हस्पताल जाने की ज़रूरत है और जो गाड़ी में नहीं जा सकता, नेचुरली जो एम्बुलेंस के एम्बिट में आता है वो डिज़र्विंग केस होगा इसके लिए। अब इसके अंदर वैसे कोई शख्स बड़ा फिट हो सकता है, बट खुदा न खास्ता उसको कोई कार्डियक बीमारी होती है या एंजाइना पेन होता है, वो इस सर्विस को ले सकता है। कहीं खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है, वहाँ पर जो शख्स ज़ख्मी होता है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। कोई और शख्स जिसको हस्पताल मुंतकिल होने की ज़रूरत है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हाँ, ये आपने बड़ी ज़रूरी बात की, बड़ी अहम बात की। मैं इस टीम से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास जो रिकॉर्ड है ऑन एन एवरेज डेली 9000 गालिबन फ़ोन कॉल्स आती हैं 1122 पे, जिस पे 8000 आती हैं, जिस पे तकरीबन 90% जो फ़ोन कॉल्स हैं वो क्रैंक कॉल्स होती हैं। वो कोई शख्स मस्ती करने के लिए, मजाक करने के लिए, शरारत करने के लिए कॉल करता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बट दैट इज़ गुड पीपल। और हम उम्मीद करते हैं कि इसका दायरा जल्द से जल्द मजीद वसी हो। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा आप सब साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। वक्त ख़त्म हो गया है नाज़रीन, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।